क्या आपको लगता है कि ये सब्जबाग वास्तविकता के धरातल पर खरे उतर पाएंगे? क्योंकि इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है वो तो हम देखेंगे ही, और उमेश जी भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर जिसने भारतीय राजनीति को पल पल बदलते देखा है, आपको क्या लगता है? देखिए, राजनीति में कई दौर आते हैं। हम लोगों ने जयप्रकाश जी का दौर देखा, हमने वीपी सिंह का दौर देखा, हमने सन 77 का वो दौर देखा जब कांग्रेस की सरकार पलटी इमरजेंसी के बाद जी। उस वक्त भी भीड़ ऐसी थी, उन्माद ऐसा ही था। ऐसा नहीं कि उन्माद हम कोई पहली बार देख रहे हैं, ये स्वतःस्फूर्त उन्माद उस वक्त ही था। तो आज जो बयार आई है, इस बयार में एक नई चीज ये है कि पुराने राजनीति के जब टूटकर नई पौध लगाते हैं तो इसमें सब कुछ अनजाना है। उसमें भी अनजाने थे आज के लालू और नीतीश और सुशील मोदी जी। ये जयप्रकाश नारायण के युग में जब पैदा हुए तो वो भी नए यंग यूथ के रूप में उभर के सामने आ रहे थे जी। अब ये जो नई पौध आई है, इसने जो कुछ भी वायदे किए हैं, अगर ये सिंसियरली अपने वायदों को पूरा करेंगे तो मुझे लगता है कि सब कुछ करना संभव है। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जो कुछ किया नहीं जा सकता है। बिल्कुल, 700 लीटर पानी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिजली का दाम आधा करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब वायदे पूरे किए जा सकते हैं। इनको पूरा करने के लिए जिस संसाधन की आवश्यकता है उसको भी जुटाया जा सकता है। भारतीय राजनीति में इतना काला धन है कि उस काले धन को खाली अगर आदमी सफेद कर दे तो ये सारी चीजें पूरी की जा सकती हैं। मेरा ये मानना है कि इसको देखने की बात है कि इसको किस कारगर ढंग से ये अंजाम देते हैं, वही एक वही इनका बैरोमीटर एक तरह से होगा। सहगल साहब, आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली में बुनियादी मूलभूत बदलाव कर पाना आप पार्टी के लिए वाकई में संभव होगा? क्योंकि इसे लेकर बहुत सारे टीकाकार अपनी अपनी राय अलग तरीके से रख चुके हैं। देखिए, संभव तो गुड एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं आर्ट ऑफ द पॉसिबल है जी। अब ये पॉसिबल है कि नहीं, मैं ये कह सकता हूं जी। अगले 1 महीने में इसके हमारे सामने नतीजे आ जाएंगे जी। बिजली वाला मेरे मुताबिक इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप 5 रुपए की बिजली लेते हैं तो 3.5 रुपए की नहीं बेची जा सकती, और लीगल अड़चने भी हैं उसमें, क्योंकि डीआरसी एक लीगल बॉडी है जो टैरिफ फिक्स करती है। टैरिफ पूरे साल के लिए फिक्स हो गया, टैरिफ आप कम नहीं कर सकते। इतने पैसे दिल्ली सरकार के बजट में नहीं है। अगला बजट बनेगा, देखेंगे। अभी तक बजट में नहीं है। आपको व्यवहारिकता पर कहीं न कहीं शक है? बिल्कुल पूरा बिजली का जी। जहां तक जान लोकपाल का है वो तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है जी, क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, पूर्ण राज्य है नहीं। यहाँ पे जब तक होम मिनिस्ट्री अप्रूव नहीं कर देती तब तक कोई नया बिल नहीं आप पेश कर सकते। तो 15 दिनों का डेडलाइन इनका मीट होता हुआ आप नहीं उठता, बिल्कुल क्वेश्चन डजंट राइज जी, और उसका बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जहां तक पानी का रहा जी, हाँ, वो आर्ट ऑफ द पॉसिबल में है जी, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें खर्चा नहीं है। उसमें भी पता नहीं जल बोर्ड को कितने अपने प्रोग्राम कैंसिल करने पड़ेंगे जी, अगर वो 500-700 हजार करोड़ का जो लॉस है उसको अगर पूरा करना होगा। तो कई ऐसे सवाल है जो उठ रहे हैं। संजय जी, मुझे उम्मीद है कि आपने इन सवालों को सुना जरूर होगा। अब जरा बीजेपी और कांग्रेस से भी बात कर लेते हैं। जितेंद्र जी, आप तो सहयोगी हैं, बिना शर्त समर्थन दिया है आपने। मैं उमेश जी की बातों का जवाब दे दूं? जी बस संजय जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। जरा कांग्रेस और बीजेपी की बातें सुन लें। आपकी सहयोगी की बात तो आपके लिए वाकई में महत्वपूर्ण होगी। जितेंद्र जी, बिना शर्त समर्थन आपने दिया है, लेकिन क्या आप इनके फिसलने का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि हर कोई यही जानना चाहता है कि कांग्रेस क्या करेगी। लोग आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे। देखिए, सबसे पहले मेरी आप पार्टी को आज माननीय केजरीवाल जी ने जो शपथ ली है और उनके तमाम मंत्रियों को हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं कि जो वायदे उन लोगों ने दिल्ली के आवाम से, दिल्ली के लोगों से किए से उस पर खरा उतरे। हम भी ये आशा और उम्मीद कर रहे हैं। इसी आशा और उम्मीद को लेकर हमने उनको समर्थन दिया है। हमारा समर्थन उनको जारी रहेगा। बिल्कुल आपको खुले मन से आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, हमारे मन में कोई किंतु परंतु कोई शक गुंजाइश नहीं है। हम चाहते हैं तो 5 साल समर्थन देते रहेंगे ना, बीच में समर्थन वापस तो नहीं ले लेंगे? निश्चित, देखिए, निश्चित तौर पे अगर ये जनहित में कार्य करेंगे, जो वायदे किए पूरा करेंगे। आप इसमें फिर इफ बट मगर एस्टेरिस्क कोलन ये मत लगाइए। नहीं, सीधे बोलिए 5 साल पूरा समर्थन। देखिए, कल मैं वही बात कर रहा हूं। मान लो कल ये आते हैं, ये कहते हैं हम तो बिजली के दाम कम नहीं करेंगे, हम तो बढ़ाएंगे, तो क्या तब भी हम समर्थन जारी रखेंगे? आप किसमें, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या कहेंगे तब? नहीं, तब तो आप मुद्दों के खिलाफ जाएंगे, तब तो अलग बात है ना। निश्चित यही मैं कहना चाह रहा हूं जी। देखिए, जो आप कह रहे हैं वही मैं कहना चाह रहा हूं। अगर मुद्दों से अलग हटके जाएंगे तो निश्चित तौर पे हमें सोचना पड़ेगा। हम जो वादे किए हम उनको समर्थन दे रहे हैं। चलिए, 50%
बिजली के दाम कम। चलिए वादों पर आ रहे हैं क्योंकि संजय जी उसका जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। वो करें जी माफ कीजिएगा, क्योंकि हम चर्चा को सही से आगे बढ़ाते हैं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। विजयन जी, सबसे बड़ी पार्टी आप, लेकिन आज आप विपक्ष में बैठे हैं। आप क्या इनकी तमाम कमियों को उजागर करते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि आज से ही आपके नेता एक तथाकथित तौर पर अनहोली अलायंस की बात करते दिखाई दे रहे हैं, जो कि बीजेपी ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि कांग्रेस और आप पार्टी के बीच में पहले से एक अनहोली अलायंस है। देखिए अजय जी, मैं पहले तो एक विरोधाभास की बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक तरफ आप बिजली के दामों में 50% कमी करने की बात करते हैं, 700 लीटर मुफ्त पानी देने की बात करते हैं, वहीं डेजिग्नेट होने के बाद चीफ मिनिस्टर सीएनजी के 5 रुपए प्रति केजी रेट बढ़ जाते हैं और नई दिल्ली नगर पालिका एनडीएमसी 20% हाउस टैक्स बढ़ा देता है। इन दोनों मुद्दों पर सरकार चुप रहती है। केजरीवाल साहब कोई कमिटमेंट नहीं करते हैं कि ये रोल बैक होगा या ये हम नहीं बढ़ाएंगे। तो यानी कि एक तरफ आप महंगाई को बढ़ावा दे रहे हैं, आप चला चुके हैं दिल्ली की सरकार, आप जानते हैं इन दोनों मामलों में तरफ आप दिल्ली की सरकार कीमतें वापस नहीं ले जा सकती। ये बात तो आप भी जानते हैं। चतुराई तो वैट खत्म कर सकती है। नहीं देखिए, एक मिनट, आप हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाना, क्या कह रहे हैं? प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाना एनडीएमसी एरिया का लगा सकते हैं। एक सेकंड, आप बात ही आप बोलिए। जी नहीं विजयन जी, बोलिए। मैं चुप रहता हूँ। नहीं अरे आप चुप हो जाएंगे तो विपक्ष बंद हो जाएगा, ऐसा मत कीजिए। बात को पूरा करने का। जी नहीं तो फिर आप देखिए, एनडीएमसी अगर 20% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाता है, मौका दिया, एक और मौका दिल्ली की सरकार एक्सक्यूज करती है, तो इसका दूसरा, मैं एक बहुत साफ कह दूं, जी बुरा मानेंगे मेरे मित्र जितेंद्र कोचर जी, कि नहीं, मैं तो आपकी बात कभी सीरियसली नहीं लेता और पूरा ऑपरेशन होता है। जी बोलिए विजयन जी, जल्दी जरा, थोड़ा सा वक्त कम है जी। और चलिए मैं अगली टर्म में बोलूंगा, आगे बोलिए तो आपके नहीं आप इतने नाराज मत होइए। चलिए हम आते हैं आपके पास। आइए जरा, विशाल मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है, हमारे साथ कुछ जनता भी है, जरा हम उनकी भी प्रतिक्रिया फटाफट ले लें। जी, दिल्ली की भ्रष्ट राजनीति पर बहुत अच्छे वादे लेकर केजरीवाल जी आए हैं। इसके ऊपर मुझे एक शेर याद आ गया, यहाँ शेख पीने की बात कर, ये बड़े सवाब का काम है, यहाँ तौबा करने से बाद यहाँ तौबा करना हराम है। जिन लोगों का धर्म ही भ्रष्टाचार है, वहाँ पर ये एक अकेला आदमी क्या कर लेगा? क्या ये लोग इसका साथ देंगे? जी, लोग इसका साथ बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? मेरे हिसाब से नया चेंज आया है बिल्कुल दिल्ली के अंदर, और केजरीवाल का जो साथ दिया है जिस तरीके से आम जनता ने, इस हिसाब से मेरे हिसाब से ही कांग्रेस है और बीजेपी है, इन्हें बोरिया बिस्तरा बांध लेना चाहिए अपना। चलिए, कांग्रेस और बीजेपी को बोरिया बिस्तरा बांध लेना। क्या आपको लगता है कि अगर कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ अगर पुराने समय के 15 साल पुराने जो मामले हैं ये अगर खुलते हैं तो कांग्रेस अपना समर्थन जारी रखेगी? देखिए, ऐसा है कि ये जो राजनीतिक बयार रही है दिल्ली के अंदर, ये एक राजनीतिक युद्ध की शुरुआत, कांग्रेस मजबूर है, उसको समर्थन जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने समर्थन वापस लिया तो वो जनता के सामने नहीं। चलिए जवाब जान लेते हैं इन चीजों का। जी जितेंद्र जी, आप जरा बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, एक छोटी सी रिपोर्ट अभी दिखा दें और फिर आकर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रिपोर्ट दरअसल हम ये दिखाना चाहते हैं कि शपथ लेने के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में ही भाषण दिया, और ये भाषण न सिर्फ वायदों से लबरेज रहा, बल्कि उन वायदों को एक बार फिर जनता के सामने अरविंद केजरीवाल ने रखा, जिस पर वो कायम रहने और टिकने का दावा और दम भर रहे हैं। एक बार जरा ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। संजय जी, आपके जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं उसके बाद। शपथ लेने के बाद केजरीवाल ने अपनी कामयाबी को कुदरत का करिश्मा करार दिया। बात सही भी है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का दिल्ली की सियासत में उदय हुआ, उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। और केजरीवाल ने जब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली, तब भी उनका अंदाज़े बयां जुदा ही था। केजरीवाल का भाषण ही एक्शन पैक्ड था। पिछले 2 साल से दोस्तों कुछ ना कुछ तो अद्भुत हो रहा है इस देश के अंदर। पूरे देश के अंदर एक अद्भुत तरंग दौड़ रही है दोस्तों। और केजरीवाल के शपथ ग्रहण से पहले कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से रिश्वतखोर बाबुओं और अधिकारियों की पेशानी पर बल पड़ गए हैं। ये बात सही थी या कोई शिगुफा, ये तो पता नहीं, लेकिन केजरीवाल की शपथ के पहले वादे ने ये जरूर साफ कर दिया है
कि उनका पहला निशाना रिश्वतखोर बाबू और अफसर ही होंगे। नौकरशाही की संभावित चुनौतियों पर भी केजरीवाल बेबाक होकर बोले। दिल्ली की अफसरशाही को दिल्ली के लोगों के साथ मिलके देश के लोगों को यह दिखाना पड़ेगा कि अगर सारे देश के लोग इकट्ठे हो जाएं, सारे अफसर इकट्ठे हो जाएं, जनता इकट्ठी हो जाए, नेता इकट्ठे हो जाएं, तो हम इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त बना सकते हैं, गरीबी से मुक्ति दिलवा सकते हैं। केजरीवाल ने मंच से जनता की बातें की तो उनके भाषण में सियासी बातें भी सुनने को मिली। अपनी जीत के जिक्र को केजरीवाल ने बड़ी ही सफाई के साथ विरोधियों की हार करार दिया। तो विश्वास मत पास हो या विश्वास मत फेल हो, हमें इसकी कतई चिंता नहीं है। चिंता दूसरी पार्टी वाले कर रहे हैं, उनमें काफी तोड़फोड़ चल रही है, उनमें काफी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। मैं केवल इसी तरह केजरीवाल ने बीच भाषण में अन्ना का भी जिक्र किया। केजरीवाल ने अन्ना को सम्मान देने की बात तो दोहराई, लेकिन इशारों इशारों में राजनीति में उतरने को लेकर अन्ना और उनके मतभेद पर भी कटाक्ष किया। अन्ना जी कई बार मुझे कहते थे कि राजनीति कीचड़ है, गंदे हो जाएंगे, लेकिन मैं अन्ना जी को समझाया करता था कि अन्ना जी अगर ये राजनीति कीचड़ है तो अब इस कीचड़ के अंदर खुद ही घुसना पड़ेगा और उस कीचड़ को खुद ही सफाई करनी पड़ेगी। शासन के साथ हमेशा बतौर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पहले ही दिन साबित कर दिया कि अगर उनके सामने चुनौतियां बड़ी हैं तो चुनौतियों से निपटने के लिए उनकी तैयारी भी बड़ी ही है। टीम न्यूज नेशन। गेट से निकलते हुए चुनौतियां बड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम उन चुनौतियों का मुकाबला वाकई में कर पाएगी? संजय जी, शुरुआत चलिए बिजली से करते हैं। सहगल साहब ने अभी जो बातें रखी हैं, बिजली को लेकर संवेदनशील है पूरा मामला। हर कोई जानना चाहता है कि 50% कटौती आप कैसे करेंगे, क्या रोड मैप है आपके पास? देखिए, पहली चीज तो मैं सहगल साहब को कई दिनों से मैं सुन रहा हूं जी। मुझे समझ में नहीं आता कि खाली नकारात्मक चीजों की चर्चा करना और ये कहना कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। सरकार में आप रहे हैं, आपको मालूम है क्या क्या हो सकता है। सीएजी की रिपोर्ट है दिल्ली के अंदर, अजय कुमार जी, कि 2700 करोड़ रुपए का टैक्स सरकार नहीं वसूल पाई है। जो टैक्स वैध है, जो वसूली करना चाहिए 2700 करोड़, उस 2700 करोड़ रुपए की अगर आप वसूली कर लें तो बिजली, पानी, जनता की बुनियादी तमाम समस्याओं का आप समाधान कर सकते हैं। दूसरी बात, दिल्ली में ये कह रहे डीआरसी रेट तय करता है। डीआरसी क्या आंख पर पट्टी बांध के रेट तय करेगा? डीआरसी क्या कोई ऐसी संस्था है जो दादागिरी करने के लिए बनाई गई है, जनता को लूटने के लिए बनाई गई है, या जनता को राहत देने के लिए बनाई गई है? इसको समझना पड़ेगा। दिल्ली में जो बिजली कंपनियां बिजली खरीद रही हैं, मैं कई बार चैनल्स पे बता चुका हूं, एक ही कंपनी से उत्तर प्रदेश को 3 रुपए 99 पैसे पर यूनिट बिजली मिल रहा है। उसी कंपनी से ये कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां 4 रुपए 99 पर यूनिट खरीद दिखा रही हैं। यदि 20% तो सीधे सीधे 20-25% का वहां घपला कर रखा है इन लोगों ने। 300 करोड़ रुपए की बिजली खरीद रिठाला प्रोजेक्ट से दिखा रखी है, जो प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट बंद पड़ा हुआ है। जल बोर्ड से कहा बिल नहीं मिला, उसने बिल दिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी से कहा बिल नहीं मिला। संजय जी, अभी चलिए जरा सिर्फ बिजली पर टिके रहते हैं। आपने बिजली के मुद्दे पर कंप्लीट होने जा रहे हैं। संजय, क्षमा कीजिएगा, आपने बिजली के मुद्दे पर अभी जो बातें रखी हैं, आइए उसी पर जरा चर्चा कर लेते हैं। पहले बिजली का राउंड खत्म करते हैं, फिर दूसरे राउंड पर चलते हैं। उमेश जी, क्या जवाब देना चाहेंगे संजय जी की बातों का? बात कंप्लीट नहीं हुई मेरी। नहीं संजय जी, अभी जरा बिजली पर बात कर लेते हैं, उसके बाद एक एक कर हर मुद्दे पर आएंगे। तो बिजली के दाम इसी तरह से कम हो सकते हैं, 50% कम हो सकते हैं जी। उसके पूरे रिसर्च है, पूरे आंकड़े हैं जी। और ये फर्जीवाड़ा इन कंपनियों ने कर रखा है, उसको बार बार मैं दोहरा रहा हूं। चलिए उमेश जी। नहीं, इनको 3 महीने में जी एक दफा फिर बुला लीजिएगा। इन्होंने कहा 3 महीने में हम आधा कर देंगे, हम भी देख लेंगे। पॉइंट ये सिंपल है कि ये कहते हैं कि यूपी में इतने की मिलती है, शासन में 1 रुपए का आता है। जब ये एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, सब नहीं करप्ट है इंडिया में, संजय सिंह को छोड़ के बाकी सब करप्ट हैं, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। जहां तक ये जिसना CERC है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स कमीशन, दिल्ली प्रशासन में नहीं आती, दिल्ली गवर्नमेंट में नहीं आती, एक सेंट्रल बॉडी है, पहले वो रेट फिक्स करती है किस रेट में हमारे यहां से ज्यादातर बिजली NTPC से आ रही है, दादरी से। दादरी से कोयला जो आता है वो आपका ईस्ट इंडिया से आता है और कोयला यहाँ आता है। वहां पे जो जनरेशन कॉस्ट है उसके बेसिस पे हमें बिजली मिलती है। फिर हमको नहीं तो जो ये बात तर्क दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को सस्ती मिलती है और दिल्ली को महंगी, तो क्या ये बात सही है उमेश जी?
नहीं, ये सही नहीं है। उसके सारे अगर ये सही होती तो सीईआरसी और डीईआरसी को करते, इनको आप मौका मिलेगा ना। अब ये एक रिप्रेजेंटेशन दे दें डीईआरसी को, अब दिल्ली की गवर्नमेंट बन गई, ये तो मिनिस्टर नहीं है, मगर इनके साथ दूसरे 7 मिनिस्टर एक रिप्रेजेंटेशन दें, उनको सुननी पड़ेगी रिप्रेजेंटेशन।